हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, डाइट एटा। आज आपके समक्ष डीएलएड पाठ्यक्रम के सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड पेपर, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, की विषय वस्तु प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित। प्रारंभिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा से हमारा अभिप्राय कक्षा 8 तक की शिक्षा से है। और जब हम सार्वभौमिकरण की बात करते हैं तो सार्वभौमिकरण, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उस तथ्य से है, उस प्रकार चीजों के फैलाव से है जो प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, समुदाय को ध्यान में रखे बिना समान रूप से जो प्राप्त होती है उसे हम सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण कहते हैं। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से हमारा अभिप्राय किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए निशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा के उपलब्ध होना है। अब किसी निश्चित स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का उपलब्ध होना एक प्रजातांत्रिक देश के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए और भी अधिक महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि देश को चलाने में, देश की उन्नति में, देश की प्रगति में वहां के जो नागरिक हैं उनका सीधा सीधा योगदान होता है। और यदि देश का प्रत्येक नागरिक, यानी आज का बच्चा जो आगे नागरिक बनने वाला है, यानी प्रत्येक बालक जब कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त कर लेगा तो वो देश की प्रगति के लिए, उसको प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए एक प्रबुद्ध नागरिक की भांति विचार विमर्श कर सकेगा और अपना सहयोग राष्ट्र की उन्नति में दे सकेगा। इसी बात को डॉक्टर एस चक्रवर्ती द्वारा, जो कि योजना आयोग के सदस्य हैं, उनका कहना है कि सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से, क्या सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से जिसका लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णायक महत्व है। यानी कहना दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण है वह हरेक के लिए हो जाना चाहिए, हरेक को उपलब्ध होना नहीं चाहिए। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ एक निश्चित स्तर तक की, हमारे यहाँ जरूर कक्षा 1 से 8 तक की है, लेकिन अलग अलग राष्ट्रों ने कक्षा के अलग अलग स्तर को इसके अंतर्गत रखते हुए अपने अपने देश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया हुआ है। भारत का तो 136वां स्थान है। 135 देश इससे पहले, यानी भारत से पहले, इसे अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम जिस देश का नाम आता है वह है स्वीडन। स्वीडन ने 1842 में अपने यहाँ निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का नारा दिया। 1852 में अमेरिका द्वारा, 1860 में नॉर्वे ने, 1870 में इंग्लैंड ने तथा 1905 में हंगरी, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड जैसे अन्य देशों ने भी
अपने यहाँ निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम राजनेता थे, वो थे दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ने भारतीय शिक्षा आयोग के समक्ष सर्वप्रथम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग को या उसके प्रस्ताव को रखा। हालांकि अंग्रेजी शासन द्वारा या भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा इसको मान्य नहीं किया गया, लेकिन इसका एक फायदा हुआ और वो ये कि इस मांग ने भारतीय राजनेताओं के, भारत की जनता के का जो ध्यान है वह निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। यानी उन लोगों के मन में भी ये क्रांति उत्पन्न हुई कि जब विश्व के अन्य देशों ने इसको लागू किया है तो भारत में भी इसको लागू होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। जहां अंग्रेजी शासन ने इसके लिए मना किया या इसको मान्य नहीं किया, उसी चीज को अनिवार्य, उसी चीज से मतलब है मेरा अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा को बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 1893 में अपने एक प्रांत यानी गुजरात प्रांत के अमरोली तालुके के केवल 9 गांवों में ट्रायल के रूप में इसको प्रारंभ किया, और इसकी सफलता से प्रभावित होते हुए उन्होंने 1906 में इसे अपनी संपूर्ण रियासत में लागू कर दिया। संपूर्ण देश में इसे लागू कराने के लिए जो प्रथम प्रयास पुनः किया गया वो था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। उन्होंने 1910 में अंग्रेजी शासन में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रस्ताव है वह रखा, परंतु दुर्भाग्य वहां भी यह पास ना हो सका। इस श्रृंखला में अगर हम सब बात करते हैं किसी के सफल प्रयास की, तो वह सफल प्रयास था विट्ठल भाई पटेल का। यानी विट्ठल भाई पटेल ने 1818 में अपने प्रयासों द्वारा बंबई म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करा दिया, जिसकी सफलता को देखते हुए कुछ समय पश्चात अन्य राज्यों द्वारा भी इसका अनुसरण किया गया। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ये जो बात हम बता रहे थे, पृष्ठभूमि, वो हमारी अंग्रेजी शासन की थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की बात हम कर रहे थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान निर्माण के समय भी संविधान में एक धारा 45 जोड़ी गई, और धारा 45 में यह प्रावधान था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व होगा। यानी 1950 में जब हमारा संविधान निर्मित हुआ, तब भी इस प्रावधान को रखा गया, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का समय जो है केवल 10 वर्ष रखा गया। लेकिन एक आज इतना लंबा समय 1950 से लेकर 1960 तक जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था, आज अगर हम 2019-20 की बात करते हैं तो वह आज भी प्राप्त नहीं हो सकता।
आज भी प्राप्त नहीं हो सका है। अगर हम बात करें कि ये प्राप्त क्यों नहीं हो पाया, इस विषय पर सोचते हैं तो 3 प्रमुख बातें निकल कर आती हैं जिस कारण से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे रहे हैं या इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बातें बाधा रही हैं। पहली बात है सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। सुविधाओं की सार्वभौमिकता यानी जो विद्यालय हैं वह देश के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से मौजूद नहीं थे। जो कि आज 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो प्रारंभ में दूर दराज के क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में तो थे ही नहीं, और जो थे भी कहीं भवन नहीं है, कहीं उनका अन्य सामान नहीं मिलता था उनसे, कहीं पेड़ के नीचे विद्यालय चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सुविधाएं थी वह समान रूप से पूरे देश में मौजूद नहीं थी या प्रत्येक बालक के लिए मौजूद नहीं थी। दूसरी जो प्रमुख बाधा थी वह थी नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। नामांकन की सार्वभौमिकता यानी किस कक्षा में किस आयु वर्ग तक बच्चे को होना चाहिए या किस आयु वर्ग में किस स्तर की शिक्षा वह प्राप्त कर ले, इसके लिए कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं थी। देखने को ये मिलता था कहीं तो कक्षा 1 में 4-5 वर्ष का बच्चा है और कहीं 10-11 वर्ष का बच्चा भी कक्षा 5-1 में ही पढ़ रहा है। तो इस तरह भी किस आयु वर्ग तक का बच्चा अपनी शिक्षा को पूरी कर ले यह कोई निर्धारित नहीं था। इसी संबंध में जो तीसरी बाधा थी वो थी विद्यालय छोड़ने वालों की सार्वभौमिकता यानी ड्रॉप आउट बच्चे। बच्चों को नामांकित तो कर लेते थे, बच्चे पढ़ने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे, लेकिन वह कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूर्ण किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देते थे। कारण उसके लिए बहुत सारे थे, लेकिन कारण जो भी रहे हों, जो उनकी कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा की जो बात हम करते हैं, वह वो प्राप्त नहीं कर पाए, उस लक्ष्य को देश ने प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये बहुत सारी बाधाएं थी जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बनी। परंतु इन बाधाओं पर आज सरकार द्वारा 2009 में आरटी एक्ट ला करके इनको इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आगे हम उपस्थित होंगे एक नए